हेलो एवरीवन। लीगल सोल में आपका वेलकम है। मैं आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, भारतीय संविधान पर। एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक और इम्पॉर्टेंट रहेगी। और इसमें हिंदी मीडियम के सभी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कहीं से भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहता है, यहाँ पर आपको फुल नोट्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। जो भी टॉपिक्स हम उठाएंगे उसमें लगभग ऐसे नोट्स मिलेंगे आपको कि उसके बाद कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चन के साथ हमने स्टार्ट करा अपना सीरीज़। ये है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान आपको पता है कि एक पवित्र दस्तावेज है और विश्व में जितने भी संविधान हैं उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है, क्योंकि इसको बनाने में हमारे जो संविधान निर्माता की जो सभा बनी थी उसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। और काफ़ी लंबे अध्ययन और विचार विमर्श और चिंतन के बाद ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो आप जो ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ विशेषताएं लिखी हैं जो मुख्य विशेषताएं हैं। तो पहली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विशालतम संविधान। भारत का जो संविधान है वो काफ़ी विशाल है, छोटा ना तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, ना ही ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें सभी आवश्यक बातें जो हैं इकट्ठी करके रखी हैं। तो संविधान का जो हमारा मूल प्रारूप बना था उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद थे, पर आज 25 भाग 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और हमारे पास 8 अनुसूचियाँ हैं। इसलिए सर आइवर जेनिंग्स ने कहा भी है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, और आलोचक इसे वकीलों का स्वर्ग कहकर संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार हमारा संविधान विशालतम संविधान है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, संप्रभुत्व संपन्न। तो भारत कैसा है? भारत संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। हम इसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भारत जो है वो किसी विदेशी सत्ता में निहित नहीं है। यहाँ यह केवल ये भारत की जनता में ही निहित है, यानी कि ये पूरे तरह से भारतीय नियंत्रण से मुक्त है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इसकी अपनी आंतरिक प्रभुसत्ता है, इसलिए भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी राज्य को, अगर हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा भी है कि जब भी हम किसी राज्य को राज्य कहेंगे तो उसमें 4 चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। एक होता है प्रभुसत्ता, एक भूक्षेत्र, एक जनसंख्या और एक सरकार। और भारत के पास ये चारों ही चीज़ें हैं। जब भारत गुलाम था तब उसके पास संप्रभुता नहीं थी। उसके पास भूक्षेत्र थी, अपनी जनसंख्या थी और सरकार भी थी, पर उसके पास संप्रभुता नहीं थी, जो आज़ादी के बाद भारत को मिल गई। तो इसलिए अब भारत पूरी तरह से संप्रभुत्व संपन्न राज्य बन चुका है। तो अब भारत संप्रभुत्व संपन्न है। ये भारतीय संविधान की हमारी दूसरी विशेषता है। तीसरी बात हम करते हैं लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र, भारत ने जो है लोकतंत्र राज्य की स्थापना की। सरकारों के अनेक प्रकार होते हैं, पर उनमें से एक है लोकतंत्र। यहाँ पर जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा ही होता है, इसलिए प्रजातंत्र की कसौटी पर ये खरा उतरता है। क्योंकि ये लोकतंत्र है इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण करना है। तो हमारा सेकंड हो गया संप्रभुत्व संपन्न राज्य, और थर्ड हो गया हमारा लोकतंत्र। यहाँ पर भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। तीसरा है, फोर्थ है हमारे पास धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा संविधान समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता का पोषक है। तो जो हम बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष की, भारत में धर्मनिरपेक्ष इस तरह से है कि भारत में सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई है। यहाँ पर किसी एक धर्म का प्रचार करने की आज़ादी नहीं है। हमारे संविधान में भी हमारा जो अगर हम संविधान की बात करें तो वहाँ पे जो आर्टिकल 25 है वो भी हमें यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पे मतलब सभी व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की, अपने धर्म की पूजा करने की, प्रचार करने की, आचरण करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए यहाँ पर भारत का कोई भी अपना राजधर्म नहीं है। भारत किसी को नहीं कहता कि आप इस धर्म का पालन कीजिए। यहाँ पर सभी व्यक्तियों की अपने अंतःकरण की, जो भी उसका अंतःकरण कहता है वो उस धर्म का प्रचार कर सकता है, उस धर्म को मान सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता जो हमारा एक पॉइंट जो हमने अभी बोला कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, तो ऐसा नहीं है कि मूल संविधान में था। मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, ये बाद में 42वें संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया था हमारे संविधान के अंदर। तो भारत धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के बाद से है। वैसे भारत में कभी भी किसी धर्म को प्रचार किया ही नहीं गया है, हमारे संविधान ये कहता है। तो इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, समाजवाद। भारत कैसा राज्य है? समाजवाद। भारत समता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। भारत समाज में सभी के विकास को लेकर चलता है।
तो भारत के जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, वो भी एक समाजवादी समाज की संकल्पना का स्वप्न देखते थे। तो इसलिए भारत समाजवादी देश है। उससे नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे गणतंत्र। भारत गणतंत्र देश है। ये आपको पता ही है कि भारत को हमारा गणतंत्र दिवस कब आता है? हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आता है। तो क्योंकि भारत का अपना संविधान है और जो संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है। उसके बाद है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है। यहाँ पे एक ही नागरिकता मिलती है। यहाँ पर राज्य और देश की अलग अलग नागरिकता नहीं मिलती है, इसलिए भारत एक एकल नागरिकता वाला देश है। नेक्स्ट हमारा 8 पॉइंट है सर्वोच्च न्यायपालिका। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका जो है भारत की, वो है सर्वोच्च। यानी कि हमारे जो सरकार के 3 अंग हैं, जैसे लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू से हमने लिया है कि संविधान, हमारे भारत का जो शासन है उसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाती है, और न्यायपालिका का काम क्या है? कानूनों की व्याख्या करना और दंड देना। तो फिर सर्वोच्च न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च, हमारे देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका जो भी निर्णय देती है उसका सभी आदर करते हैं, सभी उसको मानते हैं। न्यायपालिका के निर्णय सर्वोच्च होते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो यह क्या होती है? ये नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रहरी भी है। ये हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको मूल अधिकार जो संविधान द्वारा दिए गए हैं उनकी रक्षा करती है, उनको सुरक्षा करती है। तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता दी गई है। नेक्स्ट है हमारा है शक्तियों का विभाजन। भारत में, जैसे मैंने अभी इसी पॉइंट में बताया था, तो हम एक पॉइंट और इसी के साथ बना सकते हैं कि भारत में शक्तियों का विभाजन है, वही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। इसी की डिटेल इस पॉइंट में हमें दोबारा देनी है कि भाई भारत में 3 तरह के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 भागों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तीनों अपने अपने काम करते हैं, तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस भी बना के रखते हैं, सामंजस्यता बनी हुई है इनके बीच में। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन बहुत अच्छे से भारतीय संविधान में किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट लचीला व कठोर संविधान। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। तो भारत में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो भारत का संविधान है ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही लचीला है। हमारे संविधान में संशोधन की ऐसी प्रक्रिया ली गई है जो इंग्लैंड की भांति ना तो अत्यधिक लचीली है और ना ही अमेरिका की भांति कठोर है। इसको समय पर संशोधन भी किया जा सकता है। जैसे आपने देखा ही, अब तक कितने संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं, लगभग 104 से ज़्यादा संशोधन अब तक हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में इतनी आसानी से संशोधन भी नहीं किए जा सकते और इतना कठिन भी नहीं है। जब समय आता है, जब समय की मांग होती है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो ऐसे में संशोधन भी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों ही हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार। भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत धारा 12 से लेकर धारा 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार व्यक्तियों के अधिकार है जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ये हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार, हम कुछ मूल अधिकारों की जैसे अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो हमारे मूल अधिकार जो है 12 से 35 में दिए हैं। 14 से लेकर हमें दिए हैं 14, 15, 16, 17 और 18। यहाँ पर हमारे को समानता का अधिकार, समता का अधिकार दिया गया है। फिर 19, 20, 21, 22 हमारे पास 4 अधिकार स्वतंत्रता के हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 और 24 में हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर 25, 26, 27, 28 में हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि किसी भी धर्म को मानना, प्रचार करना और उसको प्रचार करने का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है। उसके बाद हमारे पास 29 और 30 में आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है हमारे संविधान से। वो हमारा पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसको संशोधन करके मात्र एक संवैधानिक अधिकार अब बना दिया गया है। और यहाँ पर 32 में जो हमारा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो है धारा 32 के अंतर्गत अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में धारा 32 के अनुसार जो है अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकता है हनन होने पर। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण पार्ट है। फिर उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, जो हमारे पास आर्टिकल, हमारा जो अनुच्छेद है संविधान का 51 में 51A में दिए गए हैं मूल कर्तव्य, जिसमें हमारे पास हम कुछ मूल कर्तव्यों की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे पहला कहता है कि संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें आदर करना है। दूसरा कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। नेक्स्ट है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे।
नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो कि व्यक्तियों के कर्तव्य बताए गए हैं कि व्यक्तियों ने क्या क्या कर्तव्यों का पालन करना है, क्योंकि जहाँ पे अधिकार दिए होते हैं वहाँ पे कर्तव्य साथ में होते ही हैं। तो मूल अधिकार दिए हैं तो हमें कर्तव्य भी दिए होंगे कि हमें अपने देश के लिए क्या क्या कर्तव्यों का पालन करना है। तो मूल कर्तव्य हमारे 51A में दिए गए हैं। उसके बाद है नीति निर्देशक तत्व, जहाँ मौलिक अधिकार हमें अधिकार देते हैं, एक हमारे देश के लोगों को अधिकार देते हैं कि क्या आपको अधिकार मिले हैं, वहीं पे आपको कर्तव्य 51A में देता है। वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत है वो राज्यों के लिए है कि राज्यों को किस तरह से क्या नीतियाँ बनानी है, क्या उनके कर्तव्य हैं। वो ऐसे राज्य जो है इस तरह से अपने कर्तव्य निभाएगा कि लोगों को मौलिक अधिकार खुद से खुद प्राप्त हो, यानी कि एक हमारे देश को कल्याणकारी राज्य कैसे बनाना है। तो इसके लिए राज्य प्रत्येक व्यक्ति का जैसे जीवन स्तर ऊंचा उठाएगा, बालकों को निःशुल्क शिक्षा देगा, अर्थाभाव के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। इस प्रकार से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। ये हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली है हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, संसद कानून बनाती है। तो हमारे देश में जो है भारत जो है राज्यों का संघ है और यहाँ पर संविधान संघात्मक है। संघात्मक संविधान 2 प्रकार का हो सकता है, अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, जैसे कि अमेरिका में है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में शासन की जो वास्तविक बागडोर होती है वो जनता में ही निहित होती है। जनता खुद से अपने जो है अपने मंत्रिमंडल का मतलब उनको चुनती है। तो यहाँ पर जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकारें होती हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली पद्धति को अंगीकृत किया गया है, जहाँ पर वास्तविक सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के हाथों में ही सुरक्षित होती है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास वयस्क मताधिकार। भारत में वयस्क मताधिकार है, यानी कि जिन भी प्रतिनिधियों को हम चुनकर लाते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही लाते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की अंगीकृत किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में सत्ता जो है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में सुरक्षित रहती है। जनता द्वारा ही जन प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार संविधान के अंतर्गत निर्वाचन का ये अधिकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया है जो वयस्क है और जिसने कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इस प्रकार से संविधान का जो हमारा अनुच्छेद है 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार और वयस्क मताधिकार जो दिया गया है उसमें विशेष बात यह है कि मताधिकार के संबंध में किसी भी तरह की जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान किसी भी आधार पर भेदभाव भी नहीं किया गया है। तो यह भारत के संविधान की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है। और एक पॉइंट मैंने इसमें लिखा नहीं है, इसे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी कि भारत का संविधान जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स में विश्वास रखता है। ये सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर के जनता के हाथों में होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे और अधिक सुदृढ़ भी बनाया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत का संविधान कैसे एक अनूठा और विलक्षण संविधान है। इसे विश्व के आदर्श संविधानों में से एक की संज्ञा दी जा सकती है। तो आज हमने एक बहुत ही सिंपल और इजी सा एक टॉपिक किया है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। अब धीरे धीरे हम 1 बाय 1 टॉपिक्स करेंगे विद केस लॉस करेंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा मटेरियल आपको यहीं पर मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपने कमेंट में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा और कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो भी मुझे कुछ सजेशन दीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका।